If you don't know what Chanakya didn't say, sir, while I was reading this book, तो मैंने चैप्टराइजेशन देखे इसके, तो वो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके नाम पे थे। ये पुस्तक नेताओं के बारे में जिनसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ। और विकिपीडिया पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप आईपीएस ज्वाइन किया था आपने? मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं। यूपीएससी के लिए पढ़ना कितना पड़ता है, मतलब 12 घंटे, और कितनी प्रिपरेशन जरूरी होती है? कोई बोलता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। नहीं, मेरा सुझाव इसमें थोड़ा भिन्न है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता है तो 1-1.5 साल की बात नहीं है, आपको तैयारी करनी है। ये बहुत लोग नहीं समझाते, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट समझाते हैं। जब आपने एज अ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ज्वाइन किया 1991 के समय, जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, और मेरा सच कोई रोल नहीं था, मूवमेंट पे कोई रोल नहीं था। एक जो मेरे लिए भी रेवोल्यूशन था पढ़ते समय, वो था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। ये पहली ऐसी योजना थी विश्व की इंश्योरेंस योजना जो पेपरलेस थी, कैशलेस थी और पोर्टेबल थी। तो उसमें एक और नई कहानी सामने आई, होती संदीप गुंड की। मैंने देखा हर बच्चे के पास टैबलेट था, एक स्मार्ट स्क्रीन था। चाहे उसने मुझे फोल्डेबल सोलर पैनल दिखाया, बोले साहब इससे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, बैटरी से मैं इनके टैबलेट चार्ज करता हूँ। तो सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया। तो जब मैंने किताब बंद की तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि मनमोहन सिंह इज नो मोर। कई लोग फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं अच्छे, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े अच्छे फुटप्रिंट्स छोड़े इस देश में। Welcome to our show. We are joined today by acclaimed author of The Encounters of Politician, Mr. Anil Swarup. He has over 3 decades of experience. And what I can say about is, if you don't know what Chanakya didn't say, so you must stick around, because by the end of this episode, you must know. Hello, sir. Hello, how are you? Fine, sir. How are you? I am absolutely fine. सर, वाइल आई वॉज रीडिंग दिस बुक, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मैंने चैप्टराइजेशन देखे इसके, तो वो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके नाम पे थे, ना कि आपके रोल्स के हिसाब से कि वेर यू वर एसडीएम ऑफ हरदोई, फिर आप लखीमपुर खीरी के डीएम थे। तो इसके पीछे चैप्टराइजेशन के पीछे ये पुस्तक नेताओं के बारे में जिनसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ। अपने करियर में मैं कई नेताओं से मिला, हर लेवल के नेताओं से मिला। तो ये पुस्तक उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं है। उनके बारे में मेरा क्या अनुभव रहा, मेरा क्या इंप्रेशन बना, वो है ये। तो पुस्तक प्रमुख रूप से नेताओं के बारे में है, लेकिन उन्हीं नेताओं के बारे में है जिनसे मैं संपर्क में आया, जिनके साथ मैंने या तो कार्य किया या उनके साथ बैठकें की, उन्हीं के बारे में है। जी, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता था कि शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कि आईएएस ही बनना है, और विकिपीडिया पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप आईपीएस ज्वाइन किया था आपने? पहले हाँ, मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं। मैंने एक कागज देखा था जब मैं 11 या 12 वर्ष का था। तब मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना समझ गया था, लेकिन ये नहीं समझ में आया उस कागज में क्या लिखा है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं, तो तभी से मैं लग गया थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में। और पहले वर्ष जब मैंने परीक्षा दी तो मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस सर्विस मिली। फिर दूसरे वर्ष मैंने पुनः प्रयास किया तो मैं आईएएस में आ गया। तो ये यूपीएससी के लिए पढ़ना कितना पड़ता है, मतलब 12 घंटे, और कितनी प्रिपरेशन जरूरी होती है? कोई बोलता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। नहीं, मेरा सुझाव इसमें थोड़ा भिन्न है। जी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता है तो 1-1.5 साल की बात नहीं है, आपको तैयारी करनी है। ये बहुत लोग नहीं समझाते, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट समझाते हैं, क्योंकि कई सॉफ्ट स्किल्स चाहिए आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। और मैंने उस पर विस्तार से अलग भी चर्चा की है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण अगर एट्रीब्यूट्स आप डेवलप कर लें अपने जीवन में, वो थोड़ा आरंभिक तौर से करने पड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ। अगर आपकी समझ अच्छी है तो एक पन्ना आप पढ़ेंगे तो एक पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, और समझ अच्छी नहीं है तो 4 बार पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। तो पन्ना तो वही है लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है। तो एक तो वो स्किल की डेवलप करना होगा कि आप अपनी जो समझ है उसको कैसे सुधारें, कि उसका एक तरीके हैं। दूसरा, आपने समझ लिया लेकिन अगर आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, एनालिटिकल स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी स्किल 6 महीने 8 महीने में नहीं डेवलप होती, टाइम लगता है। और तीसरा है कि आपने समझ लिया, आपने विश्लेषण भी कर दिया, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाए तो बेकार है। नंबर तो आपके लिखने के मिलते हैं या इंटरव्यू में बोलने के मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, तो 3 स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, और ये स्किल्स 1-1.5 साल में डेवलप नहीं होती, पहले से होती है। अगर जो व्यक्ति सिविल सेवा में अपीयर करना चाहता है वो अपने जीवन के आरंभ से इन 3 स्किल्स पर थोड़ा जोर लगाए, तो फिर बाद में उसे बड़ी आसानी हो जाएगी इस एग्जाम की तैयारी।
होता क्या है कि आदमी सडनली डिसाइड करता है कि मैं, और फिर मुझसे पूछता है साहब कितने घंटे पढ़े। ये घंटे की बात नहीं है, अगर आपकी समझ ठीक है तो कम घंटे में वही चीज़ हो जाएगी। तो कोई फिक्स्ड है नहीं कि इतने घंटे आप पढ़ लेंगे तो सिविल सर्विस में आ जाएंगे। मैं शुरुआती जो पॉलिटिकल फिगर जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे वो थे कल्याण सिंह जी, आपकी किताब पढ़ते हुए। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब आप शुरुआत में उनसे मिले और आपने कहा कि आप हो सके तो पूरी 11 रैली अटेंड कर लीजिए, वो इंसिडेंट आप थोड़ा बता सकते हैं? क्या क्या? अच्छा, मीटिंग्स वाला कि आप बोले 11 नहीं, 7 मीटिंग्स था। अच्छा। मुझे नया उनके साथ में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस बना था, तो मेरा काम ये होता था कि सुबह जाके मैं उनको पेपर क्लिपिंग्स दिखाऊं। उन दिनों सोशल मीडिया और टेलीविजन वगैरह ज़्यादा था नहीं, तो सुबह सुबह हम पेपर क्लिपिंग्स ले आते थे, उनको दिखाते थे, उनके डायरेक्शन सीख करते थे कि इसमें अगर रिस्पॉन्स करना है तो क्या करना है। मैं भी नया था, तो इस दिन जब मैं सुबह पहुंचा उनके घर, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहाँ पहले ही विराजमान थे, और चर्चा हो रही थी। इटावा में एक बाईपोल था, उसमें मुख्यमंत्री की 7 पब्लिक मीटिंग्स लगाई थी, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो थोड़े नाराज से थे, कह रहे थे किसने लगा दी 7 मीटिंग, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दो। तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने उनसे हमें मिलाई और कहा हाँ साहब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतनी मीटिंग्स शायद आप नहीं कर पाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो जब सीएम आते हैं किसी जिले में तो बड़ी साफ तैयारियां होती हैं, लोगों को बड़ी आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि चाहे आप 2 मिनट के लिए जाइए, आप बोलिए नहीं ज़्यादा, गला आपका खराब है, लेकिन जाइए जरूर। कैंसिल करने लास्ट मोमेंट पे शायद इससे सही सिग्नल नहीं जाएगा। तो मेरी तरफ घूर के देखा कि क्या मैं जा सकता हूँ, और जैसे ही उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे। तो मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा साहब मेरी तो राय है, बाकी आपको निर्णय आपको लेना है। और चीफ सेक्रेटरी और जोर के मेरे कोनी मार रहे। फिर 5-10 सेकंड कोई नहीं बोला, उसके बाद फिर वो मेरी तरफ घूमे, उन्होंने कहा कि हाँ अनिल जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने अपना हाथ नीचे खींचा और बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो भूल गया था इस प्रकरण को, लेकिन जब कल्याण सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मेरी आदत थी, मैं सामान्य रूप से नेताओं से स्वयं मिलने नहीं जाता, जब बुलाते थे जरूर जाता था, तो मैं नहीं गया मिलने। तो थोड़ा हल्की सी नाराजगी थी, उनका फोन आया तो मिलने नहीं आए। तो मैंने कहा साहब अभी आप व्यस्त होंगे, अभी अभी आपने शपथ ग्रहण की है, खाली होंगे तो मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं तुम आ जाओ। मैं चला गया, कमरे में घुसा तो मुझसे बोले मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया था, उससे पहले मैं विशेष सचिव था। मैंने कहा ठीक है साहब। मुझसे कहने लगे पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते हैं? हमने कहा आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बोले मैं बताता हूँ, बैठो। मैं बैठा। बोले तुम्हें ये याद है? उनको याद था ये प्रकरण, मैं भूल गया था, लेकिन जब उन्होंने बताया तब मुझे भी स्मरण होगा वो प्रकरण। खैर मेरा अनुभव, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। मतलब नेताओं के बारे में जो मेरी भ्रांतियां थी, गलतफहमियां थी, मैं समझता था सब नेता बदमाश होते हैं, सब गड़बड़ होते हैं, वो काफी हद तक दूर हुई। क्योंकि ऐसे भी नेता हैं, कल्याण सिंह जी जैसे नेता थे जो उस समय कम से कम जो उनका पहला कार्यकाल था, बिल्कुल साफ सुथरी उनकी छवि थी। ना वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट करते थे, वो तो थे ही नहीं, टॉलरेट भी नहीं करते थे। तो ऐसा नेता मिल जाना, फिर समझ में मुझे धीरे धीरे आने लगा कि सभी नेता समाज के अंग होते हैं। जैसे समाज में और लोग कुछ अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, वैसे नेताओं में भी कुछ अच्छे खराब होते हैं। आप ये बोला कि आपने वो टॉलरेट नहीं करते थे, तो टॉलरेट से मुझे याद आया कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जहां कि आप निकल चुके थे किसी रैली के लिए और वो मोटरकेड वापस आया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। कई ऐसे इंसिडेंट थे, उसमें ये भी था कि मेरे बैचमेट थे, डीएम थे अलीगढ़ के, उनका फोन आया कि इनके चीफ मिनिस्टर सर, ये कल्याण सिंह जी अलीगढ़ के पास ही के थे, तो उनके लड़के ने सीडीओ की गाड़ी ले ली है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की। ये बात मुझे डीएम ने बताई। तो सुबह के टाइम पे हम मीटिंग में जा रहे थे, तो मैंने उनसे चर्चा कर दी इसकी कि साहब आपके साहबजादे ने सीडीओ की गाड़ी ले ली। तो उन दिनों मोबाइल फोन तो होते नहीं, तो बोले घर वापस चलो। पूरा काफिला वापस आ गया घर पे। मैं बाहर बैठा था, अंदर वो किसी को डांट रहे थे। फिर वो आए बाहर, हम लोग चले गए मीटिंग में। शाम तक वो गाड़ी वापस हो गई। डीएम ने मुझे बताया सीडीओ की गाड़ी वापस आ गई। तो वो मुझे याद है, वो जो टाइम था 91-92 का, वो बड़ा अद्भुत, बड़ा नया प्रकार का, मेरा लिए बड़ा नया अनुभव था। और मैं समझता हूँ वो एक गोल्डन पीरियड था उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा। वो बड़े प्रयासरत थे कि वो प्रदेश का विकास करें, वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प थे। जब आपने एज अ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ज्वाइन किया 1991 के समय, जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, सेंसिटिव था बहुत, और आपका तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब कि, और मेरा सच कोई रोल नहीं था, मूवमेंट पे कोई रोल नहीं था। नहीं, मूवमेंट में नहीं,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो स्टेट प्रिंट मीडिया हाँ, का तो रोल होता है, मीडिया तो का रोल आपने कुछ एसओपीज या कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे डिजाइन किए उस वक्त की शायद मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, या कहीं वो आपने मिस इन्फॉर्मेशन के लिए तो जरूर मेरा प्रयास ही रहता था। मैं शुरू से ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बनने से पहले ही मेरा सिस्टम बड़ा ओपन था। मैं इस बात में विश्वास रखता था कि कोई चीज सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। सब गड़बड़ी सीक्रेसी से होती है। सरकार में सीक्रेसी खत्म हो जाए, ओपेसिटी खत्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ज्यादातर व्यवस्था ठीक हो जाए। ये मेरा शुरू से ही मानना था। अगर मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं तो छुपाऊं क्यों? कोई चीज छुपाई क्यों जानी चाहिए? व्यक्तिगत कोई बात हो तो बात अलग है, लेकिन कोई भी शासकीय प्रकरण है उसमें गुप्त रखने का, अगर नेशनल सिक्योरिटी है तो बात अलग है, अथवा गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है? आप उसे ओपन कीजिए, सबके सामने रखिए। इसका लाभ हुआ क्योंकि जो उस समय रिपोर्टिंग थी सीधी सादी रिपोर्टिंग होती थी, ठीक ठाक होती थी, ना तो किसी पर दबाव डाला जाता था आप यूं लिखिए या लिखिए क्या लिखिए। मेरा ये कहना था, बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी मेरे पत्रकारों के साथ, फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह लिखिए, बाकी ओपिनियन आपका है। फैक्ट्स अगर आप गलत लिखेंगे तो मैं पॉइंट आउट करूंगा, तथ्यों को मत तोड़िए मरोड़िए, बाकी आपका मत क्या है वो आपका मत है। उसमें मैं कभी किसी से, मैंने कभी एज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन कभी नहीं पॉइंट आउट किया कि आपने ऐसा क्यों लिखा वैसा क्यों लिखा। हाँ, कई बार ऐसा हुआ, मैंने स्वयं देखा कि तथ्य गलत लिख दिए। ये आज की बीमारी नहीं है पत्रकारों की, काफी पहले की, आज ज्यादा हो गई थोड़ी सी, लेकिन उस समय तो बहुत कम ऐसा होता था। बड़ा उस समय पत्रकार भी बड़े सुलझे हुए, समझदार, बात करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ उठाया और कहीं चिपका दिया। सोशल मीडिया में जैसे होता है, यहाँ से उठाया वहां पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट वाला जमाना नहीं था। और जर्नलिस्ट की या पत्रकारों की बात आई तो एक जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे जो मतलब आपको देख कर रोने लगे शायद जब आपने नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। मैं जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था वहां पे एक पत्रकार था, पॉलिटिशियन भी था। जिलों में कॉम्बिनेशन रहता है पत्रकार पॉलिटिशियन का, तो थोड़ा बदमाश टाइप का था, तो सब जिसे येलो जर्नलिस्ट कहते हैं, सब अनशन चीजें छापा करता था। तो मेरा पहले से ये मत था कि आपको तथ्य मिले किसी अधिकारी के विरुद्ध तो आप छापिए, लेकिन आप तथ्य तोड़ मरोड़ के उस किसी को बदनाम करने का प्रयास ना कीजिए। तो वो ब्लैकमेल करता था अधिकारियों को। ब्लैकमेल जैसे हम ये छाप देंगे, उनसे वसूली करना। अच्छा। हाँ, मतलब जिले स्तर पे ब्लैकमेल करता था। तो मैंने उसको पहले समझाया। मेरी आदत यह है कि मैं किसी के अगेंस्ट कार्रवाई सामान्य रूप से नहीं करता, पहले मैं कोशिश करता हूं बातचीत करूं, और काफी अधिकारियों को प्रताड़ित करता था। अच्छा, चूंकि आज की तारीख में तो समाचारों की क्रेडिबिलिटी काफी लोग ज्यादा मानते नहीं है, उधर छपता था लोग मानते थे उसे, इसलिए अगर गलत छपता था तो उसका प्रभाव पड़ता था। तो मैंने उसको समझाया, उसके समझ में नहीं आया तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। और बड़ा सेंसिटिव पीरियड चल रहा था और रंजन भूमि का, तो अनशन खबरें भी लिखता था, उससे समाज में जो है। तो मैंने जब बंद कर दिया तो फिर मतलब छूट गया, बेल वेल हो गई उसकी, तो उसने मेरे अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया, अधिकारी को छोड़ के मेरे अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था, उसने खूब लिखा। इनफैक्ट जब मेरा ट्रांसफर हुआ वहां से तो उसने कहा कि मेरे लिखने की वजह से ट्रांसफर हुआ, और मुझे भी बाद में मालूम पड़ा मेरा ट्रांसफर क्या, मैं तो बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे गया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, बड़ी महत्वपूर्ण जगह। तो जब मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बना तो वहां एक्रेडिटेशन होता था पत्रकारों का या समाचार पत्रों का, जिसके आधार पर उनको एडवर्टाइजमेंट मिलते थे। तो इसके समाचार पत्र का भी एक्रेडिटेशन का आया प्रकरण मेरे पास, तो मैंने कर दिया उसका, जबकि मेरा वो व्यक्तिगत रूप से विरुद्ध छापता था। फिर वो मुझसे मिलने आया लखनऊ में, और मेरा कमरा थोड़ा सा बड़ा था, वो बिल्कुल चारों कोने चित होकर रेंगता हुआ मेरे पास आया और मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को मैंने इतना विरुद्ध लिखा, अनशन, तब उसने माना, उसने किताब, मैं तो नाराज हो गया था तुम्हें लिखता था, लेकिन आपने मेरा, आप रोक सकते थे मेरा, ये आपने रोका नहीं। मैंने कहा देखो यार, मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष तुमसे था नहीं, और मैंने तुम्हें बंद भी इस वजह से किया कि सामाजिक तौर पर उसमें नुकसान हो रहा था। जो तुम लिख रहे थे, इतना सेंसिटिव सिचुएशन थी कम्युनल कि कोई गलत लिखेगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने, और वो प्रताड़ित करता था, ब्लैकमेल करता था, तो इस सब के संदर्भ में मैंने उसे बंद कराया था। मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई द्वेष नहीं, तो रोने लगा बिल्कुल एकदम। तो ये वो था वाकया जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। सर, ये जो आपने बात की, जो रीजनल मीडिया होता है, मतलब जैसे जिले का, उसका कितना प्रभाव होता है लोगों के ऊपर और कितना इफेक्ट कर सकता है? देखिए, अब तो मुझे पता नहीं, अब तो सोशल मीडिया हो गया, अब तो रीजनल तो कुछ बचा नहीं, हर चीज नेशनल इंटरनेशनल हो जाती है। जी। उस समय बहुत प्रभाव पड़ता था,
वो समय अलग था, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया में तो ये होता कि आपने ट्वीट किया या आपने लिंक्डइन या कहीं डाला इंस्टाग्राम में तो दुनिया में कहीं देख सकता है। उस समय अखबार छपता था तो वहीं छपता था, बाकी तो पता नहीं रहता था। तो स्थानीय अखबारों का बड़ा महत्व होता था उस समय, और इसलिए कुछ, सब तो नहीं, कुछ पत्रकार इस प्रकार के थे जो गड़बड़ करते थे इस तरीके से। सामान्य रूप से बढ़िया थे, लेकिन एक आध गड़बड़ करते थे। आपने कल्याण सिंह जी को जब आप सेंटर में आ गए, वो एक्सपोर्ट्स कमिश्नर की, मैं एक्सपोर्ट कमिश्नर के पद पर आया। उसके बाद फिर आपने उनको बताया नहीं, फिर आपके उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया? नहीं, हुआ ये कि मेरा सिलेक्शन हो गया था एक्सपोर्ट कमिश्नर के लिए। मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ये कहा जाता था अच्छा पद है। तो तभी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। वही जो वाकया मैंने बताया था कि मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूं, तो मैं सचिव बन गया उनका। उसके तुरंत बाद, कुछ ही दिनों बाद मेरा ये आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया एक्सपोर्ट कमिश्नर के लिए। तो क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री दोबारा बने थे, तो मैंने कहा कुछ दिन उनके साथ काम करते हैं, वे चले जाएंगे। तो मैंने उनको बताया नहीं। तो एक दिन मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने उनसे कह दिया मेरी उपस्थिति में कि आपके सचिव साहब का तो बड़ी अच्छी जगह हो गया दिल्ली में। तो मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा कि साहब अभी आप बने हैं, थोड़ी उस समय समस्याएं थी कुछ, काफी समस्याएं। मैंने कहा साहब, मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ा दिन देख लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। नहीं, मैं तो काम चला लूंगा, जैसे तुम अपना ये क्यों अपॉर्चुनिटी खोते हो, ये बता रहे हो बड़ी अच्छा पद है तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, मैं काम चला लूंगा, ये उन्होंने कहा। तो फिर मैंने आके ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर आप उनसे दूसरी बार कब मिले? नहीं, उसके बाद तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ उनके साथ। मैं जब ज्वाइन करके उनको मैं बाय बाय करने गया, मैंने कहा मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। मैं गया जब मिलने उनसे कमरे में, तो उस समय राजनीतिक काफी हलचल मची हुई थी, क्योंकि उस समय अजीब सी व्यवस्था थी कि 6 महीने मायावती जी को सरकार चलानी थी, 6 महीने इनको चलानी थी, इस तरीके की व्यवस्था थी। तो मायावती जी के 6 महीने हो गए थे, ये मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद। तो मुझसे बोले, जब मैं घर गया उनसे मिलने, मुझसे बोले तुम मेरे साथ जरा दिल्ली चलो। तो मुझे दिल्ली तो आना ही था, लेकिन मेरा तो रिजर्वेशन था ट्रेन से। बोले नहीं, तुम स्टेट प्लेन से मेरे साथ चलो। ठीक है, बैठ गया उनके साथ। तो रास्ते में 1 घंटे की जर्नी थी। उन्होंने मुझसे कहा देखिए अनिल, मैं जा रहा हूं अटल जी से मिलने, और मुझे मायावती से पीछा छुड़ाना है। ऐसा क्या हो रहा था? वो जो सरकार थी वो मायावती की सपोर्ट से थी। ये दोनों मिक्स सरकार थी। तो पहली 6 महीने मायावती जी ने चलाई थी बीजेपी की सपोर्ट से, और उसके बाद 6 महीने मायावती जी की सपोर्ट से चलना था। मालूम नहीं उनका राजनीतिक क्या समीकरण था, उन्होंने कहा कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं मायावती से। तो तुम्हें पता है कि मेरे विचार में क्या क्या विकास के कार्य यहाँ हो सकते हैं, क्या हमने पिछले कार्यकाल में किए, आगे क्या किया जा सकता है, तो मेरे लिए जरा कुछ बिंदु बना दो। मैं उनके लिए अक्सर बनाता था, इस तरह की पॉइंट्स बनाता था बोलने के लिए। तो हम लोग दिल्ली पहुंचे और यहाँ पे यूपी सदन में आए, तो सो गए जाकर। रात को पहुंचे हम लोग 10 बजे। मैं रात भर जगता रहा, बनाता था, फाड़ता था, काटता था। सुबह तक मैंने 7-8 पर्चियां छोटी छोटी बना ली जिसमें बिंदु लिखे थे। और सुबह 5 बजे करीब जाकर, वो जल्दी उठते थे कल्याण सिंह जी, मैंने दरवाजा खटखटाया, उनको थमा दी। 8-10 पुर्चियां होंगी, वो थमा के मैं आके कमरे में सो गया। करीब 10 बजे करीब दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं। तो मैं गया नीचे, तब तक वो मिल आए थे अटल जी से। जब मैं घुसा तो बड़े खुश दिख रहे थे। बोले अनिल, मैंने पीछा छुड़ा लिया, मैं अपनी सरकार चलाऊंगा। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा है, बैठो तुमसे आज। अब मैं उनका सचिव नहीं हूं, लेकिन सिर्फ अंतिम बार मिल रहा हूं उनसे। बैठ गए, फिर सामान्य चर्चा होने लगी। तो मुझसे कहने लगे, वो अजीब बातें हुई उस समय, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब तुम आए थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि तुम बोल देते थे अपनी बात, और कोई बोलता नहीं, तुम बोल देते थे। तो मुझे अजीब लगता था कि अजीब कैसा अधिकारी है कि रुकता नहीं है, बस जो ठीक समझता बोल देता है। तो तुम्हें नहीं लगता था कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, नाराज हो जाऊंगा? तो मैंने कहा साहब, मैं तो आपसे कह के आया नहीं था, अब क्यों लाए थे आप, आपको ज्यादा पता होगा। आप मुझे हटा देते, मैं दूसरी जगह काम करता। बोले नहीं, मैं तो समझता हूं कि निंदक नीरे राखिए, तभी मैंने रखा था अपने पास, और तुम अक्सर ऐसी बातें कहते थे तो सामान्य रूप से कोई नहीं कहता था। तो ऐसी चर्चा होते होते मैं थोड़ा भावुक हो गया, वो भी भावुक हो गए।
तो मैंने कहा कि इस प्रदेश को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है और आपने जो पहले कार्यकाल में किया, बड़ा अच्छा कार्य किया, लोग उसकी आज भी सराहना करते हैं, और आपको एक और मौका मिला है। मुझे आशा है कि सर आप इतना काम करेंगे कि लोग आपको हमेशा याद करेंगे अच्छे काम के लिए। फिर मैंने कहा कि मैंने दिमाग में रख के एक कविता लिखी। पहले मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि मैं आपके साथ काम कर रहा था, अब मैं आपके साथ काम कर रही हूं, ना कोई ऐसा मुझे आशा है कि आगे भी मैं काम करूंगा, इसलिए मैं कविता सुना सकता हूं जो मैंने आपको दिमाग में रख के लिखी। बोले सुनाओ, तो मैंने सुनाई ये पंक्तियां उनको, जो मैंने पुस्तक में भी लिखी है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार। जी, मैंने कविता के शब्द लिखे। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए। उठो पथिक, उठो पथिक, मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। जैसी मेरी ये पंक्तियां खत्म हुई, वो फपक फपक के रो पड़े। अब सोचिए, जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुका है, दोबारा बना मुख्यमंत्री, और इन पंक्तियों को सुनकर फपक फपक के रोने। और मेरा हाथ पकड़ के बोले, अनिल, मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस प्रदेश के लिए। हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो गया और नमस्कार करके बाहर आ गया। वो आखिरी बार था। उसके बाद जब आप बताया तो आपने बीच में कहा कि 6 महीने कल्याण सिंह की सरकार, 6 महीने मायावती जी की सरकार, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। तो मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ मायावती जी के साथ, जब आपको उनके कैबिनेट में बुलाया गया और आपको लगा कि ये कहाँ आ गया मैं। देखिए, मैं जब सूचना निदेशक था तो कल्याण सिंह जी के साथ मुझे सौभाग्य रहा, मैंने काम किया। उसके बाद कुछ 1-1.5-2 वर्ष बाद मायावती जी सरकार आई। मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रमुख सचिव मुझसे प्रभावित थे, उनकी वजह से मैं उनके सचिवालय में आ गया। लेकिन वो जो अनुभव था 4.5-5 महीने का, वो बड़ा दुखद अनुभव था, क्योंकि मैंने एक मुख्यमंत्री को देखा था जो जिनका कार्य करने का तरीका ये लगता, वो हर विषय को गंभीरता से समझते थे और फिर निर्णय लेते थे, समझ के निर्णय लेते थे, चर्चा करते थे लोगों से, समझते थे, समय लगाते थे, बैठ के लंबी चलती थी, तब निर्णय लेते थे। मायावती जी के साथ आया, उस समय उनका मूड कैसा, उस हिसाब से निर्णय हो जाता था। ना गंभीरता से चर्चा होती थी प्रकरणों पर, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था क्या हो रहा है। मतलब कई चीजों में तो मुझे समझ नहीं आता था निर्णय कैसे हो गया निर्णय। तो मैं थोड़ा अनईजी महसूस करता था। और एक आध ऐसे वाकया आया है जो मुझे बहुत ठीक नहीं लगे। मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। कौन? जैसे एक प्रकरण आया, मैं डे अफसर था, बाहर बैठा था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, मुझसे 1 वर्ष जूनियर था, मैं जान पहचान थी, तो हेलो हाय हुई। तो उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। ब्रीफ केस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेके अंदर चला गया। जब लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं था। तो मैंने उससे पूछा, यार ब्रीफ केस तुम्हारा अंदर छूट गया? बोले वो मैं कुछ फाइलें लाया था मुख्यमंत्री जी के लिए। वो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा डीएम तो लाता ही नहीं फाइलें। डीएम का सीएम से डायरेक्ट कोई ऐसा संपर्क होता नहीं कि फाइल को दस्तखत करानी हो, और समझाना वैसे ही समझा दे। तो उसको भी समझ गया, मैं समझ रहा हूं, मैं भी समझ गया वो क्या कर रहा है। मैंने उसको अपना जो भी कह सकता सुनाया, तो मुझे अच्छा ही लगा। ऐसे कई प्रकरण थे। एक और प्रकरण था, दूसरे दिन मैं किसी अन्य दिवस पर मैं फिर डे अफसर था, तो कोई पत्रावली आई हुई थी। तो डे अफसर क्या होता है? डे अफसर होता था कि चीफ मिनिस्टर के साथ एक सीनियर अफसर दिन भर के लिए रहता था। वो नोट करता था अगर कोई बात हुई क्या हुई। तो मैं उनके सचिवालय में था, विशेष सचिव। उसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन एक अफसर को उनके साथ दिन भर रहना पड़ता, जहां वो जाएंगे। अन्यथा आप उनके साथ नहीं रहते, अपना फाइलें करते हैं। लेकिन डे अफसर उनके साथ रहता है, तो नोट करता है अगर कोई बात हुई, किसी से कुछ कहना है। उस दिन मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, कोई फाइल आई थी तो मुझसे चर्चा करना चाह रही थी। तो फाइल बोली इसमें क्या करना है। उनको फाइल पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, वो दूसरे से ही समझती। तो मैंने फाइल वाइल देखी, तो उन्होंने पूछा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैडम ये तो सचिव ने लिखा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, नियम के विरुद्ध, ये नहीं हो सकता। समझ गई, मैं आ गया, बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझसे 1-2 वर्ष वरिष्ठ अधिकारी थे, वो भी सचिवालय में थे मुख्यमंत्री के, वो आए, अंदर गए। उसके थोड़ी देर बाद वो और दोनों साथ आ गए बाहर। वो बोली अरे तुम तो कह रहे थे नहीं हो सकता, ये तो कह रहे हो सकता है। तो अब ये चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी। वो स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता था, लेकिन उनको समझा रहा था कोई। तो धीरे धीरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी महाराज। तो मैंने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि साहब मुझे छुट्टी दे दी, मेरा किस दिन झगड़ा हो जाएगा इनके साथ।
पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा जब मैंने कहा तब भी कुछ नहीं हुआ, तिबारा जब मैंने कहा तो बोले बैठो तुम यहाँ। तो बैठ गया वहां पे। बोले तुम ये एप्लीकेशन लीव के लिए घूमते हो, तुम भी छुट्टी चले जाओ, हम भी छुट्टी चले जाएं, तो जो गड़बड़ हो रहा और गड़बड़ होगा, हम तुम कुछ रोक लेते हैं ना। फिर उन्होंने वाकया याद दिलाया मुझे। मायावती जी की आदत थी वो मीटिंग में ही सस्पेंड कर देती थी किसी को, डीएम को सस्पेंड कर दिया सबके सामने, सब अनाउंस करती थी सस्पेंड। तो ऐसी एक डीएम को सस्पेंड कर दिया। तो बढ़िया अफसर था वो, आया रोता हुआ मेरे पास कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं हो, वाकई उसकी कोई गलती नहीं थी, निकल दिया सस्पेंड। मूडी थी बहुत, वो मूड आया कर दिया। तो फिर हम लोगों ने बनाई योजना की कैसे इसको अधिकारी को ठीक किया जाए। सुबह के टाइम पे उनका खुश रहती थी मूड, हम लोग मूड पे देखते थे, मूड अच्छा है तो करा लो। तो सुबह के टाइम पे हम लोग गए उनके पास, मैंने उनसे कहा मैडम वो अधिकारी से गलती हो गई। अब उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हमें अगर ये कहते उसकी गलती नहीं है तो बिल्कुल नहीं करती। मैंने कहा मैडम उससे गलती होगी, हमसे भी हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन अधिकारी अच्छा है। अच्छा है अधिकारी? हमने कहा हाँ मैडम अच्छा अधिकारी है, हो जाती है मैडम, मुझसे भी हो जाती है, इनसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। अच्छा ठीक है कर दे, बहाल हो गया। तो इस तरीके से निर्णय होते थे कि एकदम हो गया एकदम नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा अनईजी लगता था। तो उन्होंने याद दिलाया कि देखो हम लोग ठीक किया नहीं, उसको बहाल हो गई, अब तुम भी नहीं रहते हम भी नहीं रहते तो सस्पेंड रहता। तो वो बात भी सही थी। मैंने वहां सीखा उनसे, ये सीखा कि कई बार परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आपको उस परिस्थितियों से निकल जाना बेहतर है या रहकर जो भी आप कर सकें वो करना बेहतर है। अब इसमें कोई क्लियर आंसर नहीं है कि आपको हमेशा ये करना चाहिए। हमेशा इन परिस्थितियों में मैं उनसे सहमत था कि कुछ लोगों का ऐसा रहना आवश्यक था जो उनको थोड़ा संभाल सके, वरना और गड़बड़ होता। एक जो मेरे लिए भी रेवलेशन था पढ़ते समय वो था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप बताएं। देखिए ऐसा होता है कि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड योजना थी। मतलब ये योजना में 12 सेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे थे, बड़ा टेक्निकली बड़ी। ये पहली ऐसी योजना थी विश्व की इंश्योरेंस योजना जो पेपरलेस थी, कैशलेस थी और पोर्टेबल थी, यानी कि उसमें किसी कागज का उपयोग नहीं था। आपने कोई इंश्योरेंस, मतलब आज तो फिर भी शायद कोई मिल जाए, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं 2007 की बात। उस समय कोई पेपरलेस दुनिया में नहीं थी, कोई कैशलेस थी इंश्योरेंस, पेपरलेस नहीं थी। और पेपरलेस बनाए जाने का उद्देश्य ये था कि ये अनपढ़ लोगों के पास, ज्यादातर गरीब जिनको कम पढ़े हैं उनके लिए था। पढ़े लिखे लोग भी इंश्योरेंस का कागज पूरा नहीं पढ़ते, तो ये ऐसे लोगों के लिए थी। तो योजना को पेपरलेस होना था, और ये शायद पहली योजना थी इस देश में जिसका लाभ अब लाभार्थी देश में कहीं भी ले सकता था। उससे पहले जितनी योजनाएं थी, चाहे MNREG हो, PDS हो, अपने जनपद में ले सकते हैं, बाहर नहीं ले सकते। अब चूंकि ये चांसेस ज्यादा हैं कि जो बाहर जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए बीमार पड़ेगा तो अपने जिले तो नहीं जाएगा, वो तो जहां बीमार होगा वहीं हॉस्पिटल में एडमिट होगा। इसे पोर्टेबल बनाना था। टेक्नोलॉजी तब इवॉल्व हो रही थी, तो पहली बार स्मार्ट कार्ड बेस्ड योजना बनी और उसमें कई नए फीचर्स थे। हमने गरीबों से भी 30 रुपए लेने की बात कही, जो उस समय कई लोगों ने उसकी विरोध किया कि आप एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, गरीब आदमी 30 रुपए कैसे देगा। तो मैंने समझाया साहब, अगर कोई भी चीज बिल्कुल फ्री दी जाती है तो उसमें वैल्यू नहीं करता आदमी। दूसरा, हम अब तक जो एकाध इंश्योरेंस योजना पहले चली थी, वो योजना केंद्रीय स्तर पर घोषित हो जाती थी और लोगों को पता ही नहीं लगता था। अब आप किसी व्यक्ति से 30 रुपए लेंगे गरीब आदमी से, तो पूछेगा क्यों ले रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ये योजना ये है, और ठीक समझेगा तो देगा। तीसरा, जब आप पैसा देते हैं तो दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सर्विसेज दीजिए, फ्री की तो नहीं है। तो इन तीनों चीजों समझाया, तो मुझे प्रसन्नता है कि उनको समझ में आई। पहले ऑस्कर फर्नांडिस जी को समझ में आई, फिर इनको भी समझ में आई। अगर उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो शायद ये योजना आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नई प्रकार की योजना थी ये। जब वर्तमान सरकार आई, एनडीए सरकार, तो 3 साल तक वो योजना ठप रही, और 3 साल तक ये प्रयास होता रहा कि किसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाया जाए कि इंश्योरेंस आवश्यक है। मेरे रिटायर होने के 3 महीने पूर्व प्रमुख सचिव PM का फोन आया मेरे पास कि अनिल आके जरा इंश्योरेंस समझा दो।
प्रधानमंत्री को। अब देखिए ये वो योजना है, समझ रहे हैं आप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की इंश्योरेंस समझा दो। तो मैंने कहा मैं तो एजुकेशन सेक्रेटरी, मैं क्या करूंगा आगे? बोले नहीं तुमने वो योजना चलाई थी, अच्छी चली थी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को समझा नहीं पाए। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंश्योरेंस की, उपयोगी है लेकिन कई चीजें उपयोगी होती है, उसको समझाना। देखिए मैंने अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में सीखा कि जिस व्यक्ति को निर्णय लेना है उस व्यक्ति को समझाने की कला आनी चाहिए। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो चीज अच्छी बनी रहेगी, वो निर्णय ही नहीं लेगा। अगर वो व्यक्ति ग्रहण करने को तैयार है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिसेप्टिव थे, वो एडमेंट नहीं थे कि मैंने ये कह दिया तो ये होगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी में भी, नेता में भी, कि भाई आपने मत बना लिया, ये तो नहीं होना चाहिए। अब आप सुनने को ही नहीं तैयार है, दूसरे को सुनने को तैयार होना चाहिए, तभी तो हम सुनाएंगे। ये बहुत बड़ा बड़प्पन था। मतलब कितने वरिष्ठ नेता थे, और मैं तो उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी था। मैंने समझाया उनको, समझ में आया। शुरू में उनको भी रिजर्वेशन था, लेकिन जब समझाया, यही बात मोदी जी के साथ थी। मोदी जी साथ तो विरुद्ध थे इंश्योरेंस के, 3 साल से प्रयास कर रहे थे, लोग नहीं देख पा रहे थे। मुझे बुलाया गया, मैं पहुंचा 7 रेसकोर्स रोड पे, शाम के टाइम था। स्वास्थ्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण किया, तो फिर थोड़े से अपसेट हो गए, भैया आप क्यों इंश्योरेंस वालों की हिमायत करते, थोड़ा नाराज से, हल्के से। फिर मेरी तरफ घूमे, अनिल जी आप रहे, आपका क्या राय? मेरी भी राय वही थी जो फिर मैंने उनको अपनी तरीके से समझाया, 15 मिनट समझाया, एक टक सुनते रहे। देखिए लोग समझते हैं मोदी जी बोलते अच्छा है, बोलते तो ही अच्छा, लेकिन सुनते और अच्छा है। अच्छा। बिना इंटरप्शन के सुना मुझे, और सुन के देखिए उनकी भी बड़प्पन है। ये देखिए उनका एक बिल्कुल मत था कि बेकार होती है इंश्योरेंस। 15 मिनट के मेरे कथन के बाद सहमत हो गए, और उसके बाद आयुष्मान भारत की पैदा हुई उस दिन, नाम तो बाद में दिया गया। तो मैं बाहर निकल रहा था तो एक संयुक्त सचिव पीएमओ का मुझसे कहता है, सर आपको तो पता है नाराज हो जाते थे इंश्योरेंस, आपने फिर भी अपनी बात कही। मैंने कहा देखो यार, ना मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैं ठीक समझा कह दिया, मान लेते तो बहुत बढ़िया, नहीं मानते तो भी ठीक। मेरा ये सामान्य रूप से मानना था, वो कल्याण सिंह जी के टाइम से शुरू हुआ कि जो मैं ठीक समझता था कहता था। मेरा उसमें व्यक्तिगत कोई उसमें एंगल तो था नहीं, मैं तो प्रोफेशनली अपनी राय देता था, और अगर मुझसे ओवररूल कर जाए तो फिर जो वो कहेंगे उनकी बात मैं मानूंगा, लेकिन अपनी बात मैं जरूर कहता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि अगर मालूम नहीं वो क्या सोचे, मैं ये बोलूं ना बोलूं, नहीं, मैं जो ठीक समझता था बोलता था। लेकिन अगर वो मुझे ओवररूल करें, कई केस प्रकरण में हुआ, ओवररूल किया तो जो उन्होंने किया मैंने किया, मैं व्यक्तिगत नहीं लेता था उससे। अच्छा, उसके बाद सर आप एक बार और मिले मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, जब कोल ऑक्शन का ऑर्डिनेंस आया था। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड था। हम लोग को एक बिल लाना था पार्लियामेंट में जिसके माध्यम से कोल ब्लॉक ऑक्शन हो सके। उस समय राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी एनडीए की, तो बिल पास होना था। तो स्ट्रैटेजी बनाई गई, और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे अरुण जेटली साहब, गजब के। मतलब मैंने कई नेताओं से सीखा, कल्याण सिंह जी से, खड़गे जी से, जावड़ेकर जी से। अरुण जेटली साहब के साथ मैंने काम नहीं किया सीधे, लेकिन उनसे सीखा मैंने बहुत। गजब के स्ट्रैटेजिस्ट थे, कंसेंसस बिल्डर। तो मुख्यमंत्रियों से संपर्क करना, ये सब वो कर रहे थे। तो अब प्रश्न ये था कि कांग्रेस पार्टी से कैसे बात की जाए। अब ये तो राजनीतिक थी, लेकिन मैं चूंकि खड़गे जी के साथ काम कर चुका था, तो मैंने अपने मंत्री से कहा, सर आप अगर ठीक समझे तो मैं उनसे मिलकर कोशिश कर लेता हूं। तो मैंने फोन किया उनको, खड़गे जी को, तो उनके स्टाफ जानता था मुझे, उन्होंने तुरंत मुझे लाइन पे ले लिया उनको। मैंने कहा सर मुझे आपसे कल मिलना। बोले हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकौड़ी खाएंगे। पकौड़ी बनती थी उनके घर पे जो मैं था। पकौड़ी खाएगी, पालक की, आलू की, प्याज की, बड़ी बढ़िया पकौड़ी खिलाते थे वो। तो अगले दिन सुबह मैं पहुंचा तो वही चाय पकौड़ी अपना बढ़िया हम लोग खा रहे थे। फिर मैंने कहा था मैं आपसे एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। हाँ बताओ बताओ बताओ। बहुत धीरे, शाइस्ता, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति। तो मैंने कहा साहब देखिए हमारा बिल है, महत्वपूर्ण है कोल ब्लॉक ऑक्शन के लिए, तो मुझे पता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इसे सपोर्ट तो नहीं करेंगे, आप मुझे, मेरा इसमें कोई मत नहीं है, आप जो आप उचित समझे करें। मैं अनुरोध ये करने आया था कि साहब अगर आप संभव हो तो आप सब लोग पार्लियामेंट के हाउस के वेल में मत आइएगा। जब पार्लियामेंट आ जाते हैं तो पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है, तो चर्चा ही नहीं होती। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध करने गया था कि वेल में मत आइएगा। पार्लियामेंट वेल में जब आ जाता है तो कार्यवाही स्थगित हो जाती है, फिर चर्चा नहीं होती किसी चीज पर। तो देखो उन्होंने अपना बताया कि देखो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो। खैर अगले दिन जब पार्लियामेंट में आया तो कोई
कांग्रेस का व्यक्ति वेल में नहीं आया। अच्छा। हाँ, और बिल पे बहस हुई और बिल पास हुआ, क्योंकि और मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा चल रही थी, ममता बनर्जी जी से भी चर्चा चल रही थी, नवीन पटनायक जी से भी चर्चा चल रही थी, तो उसे मैनेज किया गया पॉलिटिकली। तो कोल ऑक्शन ऑर्डिनेंस आने की क्या वजह रही पीछे? ऐसा है कि कोल पहले जो व्यवस्था थी वो अलग थी, वो व्यवस्था परिवर्तित करनी थी जिससे कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जा सके, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो निर्धारित हुई उसमें, बिना उसके ऑक्शन नहीं हो सकता था। आप सर कोल सेक्रेटरी रहे तो आपका एक तो ये काम था ऑर्डिनेंस लाना, और क्योंकि वो घोटाला हुआ था तो आप उसको भी मैनेज कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो माइंस में लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी यूनियंस हैं, उनसे कभी इंटरैक्ट करने को मिला? कई बार हुआ। तो उनकी कैसी में क्या परेशानी और क्या प्रिविलेज होती है उनकी? नहीं, जैसे सबसे बड़ा कंसर्न वहां सेफ्टी का है कि अब तो खैर बहुत डेवलप हो गया साइंटिफिकली, पहले कितने हादसे होते थे। हाँ। अब हादसे लगभग आप सुनते ही नहीं होंगे, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न थी, उस पर काफी कार्रवाई होती थी, लोग बात करते थे। बाकी उनके प्रमोशन का होता था, पोस्टिंग का होता था, कई लोग टेम्पररी थे, उनको कैसे परमानेंट, इस टाइप के कई HR रिलेटेड इश्यूज होते थे। सामान्य रूप से चर्चाएं तो कोल इंडिया स्तर पे ही हो जाती थी। अच्छा। मेरे स्तर पे इतनी ये चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन मैं अक्सर क्योंकि ट्रैवल करता था, मैं तो माइन तक जाता था, मुझे संख्या याद नहीं, कई माइंस में मैं व्यक्तिगत रूप से गया देखने के लिए। मेरा ये मानना था जब तक आप धरातल की स्थिति को समझेंगे नहीं तब तक आप पॉलिसी नहीं बना सकते। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने सचिव कोयला के रूप में एक भी बैठक किसी भी राज्य सरकार से दिल्ली में नहीं की। मैं राज्य सरकारों के लिए बैठक के लिए वहीं जाता था और कई बार डिस्ट्रिक्ट्स में मीटिंग करता था। तो उससे मुझे लाभ हुआ बहुत कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको धरातल की वास्तविकता का ज्ञान होगा, और जो भी आप पॉलिसी निर्धारित करेंगे वो उसी हिसाब से निर्धारित करेंगे। कोल स्कैम सर, कोल स्कैम की क्या मतलब, उसकी रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी तो शायद हिस्ट्री डिक्लेयर करेगी, लेकिन मैंने जो देखा मेरे विचार से बहुत ही एग्जैजरेटेड था। मैंने पहली जो पुस्तक लिखी नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, उसमें इस पे विस्तार से लिखा है कि तत्कालीन सीएजी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा गलत लिखा, लेकिन उन्होंने बहुत एग्जैजरेटेड और गलत कैलकुलेशंस किए, उससे माहौल ही गड़बड़ हो गया। उदाहरण के तौर पर मैं एक सिंपल सा उदाहरण है जो जनसाधारण कोई भी समझ सकता है। उन्होंने, जैसे प्रॉफिट क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का प्रॉफिट होता है। अब आपने एक्सपेंडिचर को ही अगर गलत कर दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, बस सिंपल सा है। तो एक मेजर एक्सपेंडिचर जो कोल माइनिंग में होता है वो कोल माइनिंग की कॉस्ट होती है कि उसको डिग करने में कितना पैसा लग रहा है। उन्होंने एक एवरेज प्राइस ले लिया, एवरेज कॉस्ट ले ली माइनिंग की, जबकि एवरेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोयले की माइनिंग की कॉस्ट इस बात पे निर्भर करती है कि कितनी डेप्थ पर कोयला है। और इसमें विडंबना यह है कि यह कॉस्ट 300 रुपए मेट्रिक टन से 3000 रुपए मेट्रिक टन वेरी करती है, तो आप एवरेज कैसे कर लेंगे? तो उनको करना यह चाहिए था कि हर कोल माइन का अलग अलग निर्धारण करना चाहिए था कि यह कॉस्ट थी। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, उसमें कई खामियां थी जो उन्होंने कहा है। कुछ के बारे में मैंने लिखा है अपनी पुस्तक में, और अभी तक किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कॉस्टिंग गलत हो गई, उससे वो नंबर गलत हो गए। जो 1,73,000 करोड़ या 72,000 करोड़ जो नंबर आया वो गलत था। उससे पहले ऑडिटर्स ने 10 लाख करोड़ भी कहा था, उसको करेक्ट करके 1,32,000 करोड़, 1,72,000 करोड़, वो भी गलत है फिगर। मेरा कहना यह है कि इस टाइप के जेनेरिक रिमार्क्स सीएजी को करना उचित नहीं था। उससे एक अनावश्यक रूप से एक ऐसा माहौल बन गया भय का कि जब मैं कोयला सचिव था तो संयुक्त सचिव भी संकोच करते थे अपनी बात स्पष्ट रूप से लिखने की फाइल में, और सही भी था, उनको पता नहीं आगे इसको कैसे इंटरप्रेट कर लेगा कोई। तो मेरे विचार से थोड़ा सा इसको उनको सोच समझ के करना चाहिए था। और दूसरी जो गलती हुई कि सीजे काम अपना रिपोर्ट सबमिट कर दो पार्लियामेंट को, अब वो हर टेलीविजन चैनल पे जाके बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाना, जताना, उसको अननेसेसरली हाईलाइट करने से माहौल गड़बड़ हुआ। जो हमारा एनर्जी सेक्टर है तो लगभग 55% उसमें कोल का कंट्रीब्यूशन है, और ये जैसे कि जो इंटरनेशनल फोरम जो आजकल चल रहे हैं COP28, 29, तो इसमें जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हम मतलब वो हैं मेंबर हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो लोग बात करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी का मॉडल,
तो ये क्या फीजिबल है, मतलब कि प्रैक्टिकल है कि? देखिए, इसको हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देखना पड़ेगा। खाली एक सेक्टर को देके काम नहीं चलेगा। हम पहली चीज तो ये है कि सोलर एनर्जी भारत के लिए उपयुक्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी रोशनी होती है, लेकिन उसकी सीमाओं को समझना आवश्यक है। तभी हम ओवरऑल अपने ऊर्जा या एनर्जी का पॉलिसी बना सकते हैं। अब उसमें सीमाएं क्या है? हमें जब जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उस समय सोलर एनर्जी मिलती नहीं, यानी कि हमारे सबसे ज्यादा कंजम्पशन शाम को होता है, सोलर एनर्जी होती नहीं। दिन में सोलर एनर्जी मिलती है, तब हमारे उसकी जरूरत नहीं है, तब हमारे पास सरप्लस रहती है दिन में। तो जब तक स्टोरेज की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक सोलर एनर्जी से हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी एक अच्छा सॉल्यूशन है और भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तभी इस देश में बड़ा सही निर्णय लिया गया कि हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, कि हमारी समस्या शाम की बिजली है। अगर इस समस्या को करने के लिए पहले तो स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, दूसरा दिन में जब ज्यादा हो जाएगी तो एक समथिंग कॉल्ड ग्रिड बैलेंस होता है। अगर आपने ग्रिड एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की बनाई है, उसमें ज्यादा बिजली डाल देंगे तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, तो दिन में हमारे पास बिजली ज्यादा है, हाँ। तो हम ग्रिड शाम के लिए बनाए या दिन के लिए बनाए? तो ये सब चीजें, इसकी कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं बन सकती। तकनीकी दृष्टिकोण से इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी लाने में समस्या होगी कॉस्ट की। अब कॉस्ट की वजह से क्या वो वाइबल ऑप्शन है? जब मैं सचिव था, कोयला सचिव, तो मुझसे भी कई लोगों ने प्रश्न किया कि आप इतना कोयला जला रहे हैं और वातावरण को दूषित कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन विकल्प क्या है? अब मैंने उनको, जो मुझसे पत्रकारों ने उससे पूछा, उस समय COP20 का जमाना था। हाँ। मैं तो गया नहीं पेरिस, कई लोग गए, मैं नहीं गया। तो वो लोग यहाँ आ गए, जितने पत्रकार थे इंटरनेशनल, ABC, BBC, CBC सब आ गए। उन्होंने उससे पूछा, तो मैंने कहा आपको ये पता है कि भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी का है, वो जो USA में लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी का वो है। तो आप क्या समझते हैं हम डार्क एज में चले जाएं? अगर हमें विकास करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें तो एनर्जी को और रिक्वायरमेंट होगी। अगर पर कैपिटा कंजम्पशन को हम 20% भी बढ़ाते हैं, तो उतना हमें एनर्जी चाहिए, वो कहां से आएगी? आप कहिएगा सोलर से। सोलर की फिर मैंने प्रॉब्लम बताई कि हमें चाहिए दिन में कहां, सॉरी, हमें चाहिए शाम को कहां से आएगी सोलर एनर्जी? फिर स्टोरेज की बात है, स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी जो है वो बहुत महंगी। तो जब तक वो नहीं सॉल्व होगी, तब तक हम करेंगे नहीं। तो मेरा संक्षिप्त में कहना यह है कि हमें पूरे एनर्जी सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। हम एक सेक्टर को नहीं देख सकते। हाँ, कोयले से वातावरण दूषित होता है, तो हमें प्रयास ये करना है क्योंकि कोयले बिना हमारा अगले 20 साल काम नहीं चलना। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो कहते हैं सब गलत कहते हैं। अगले 20 साल तो कम से कम हमें कोयले की जरूरत पड़ेगी। उसके आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 20 साल। अब प्रश्न ये है कि कोयले के उपयोग में जो प्रदूषण होता है, उसको हम कम कैसे करें, इसकी टेक्नोलॉजी है। वो वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, वो इतनी महंगी है कि यहाँ इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे विश्व को दूषित कर दिया उन्होंने, पिछली सेंचुरी में दूषित कर दिया। अब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं बैठे हुए। हमें टेक्नोलॉजी देना ज्ञान की बजाय। ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा। अभी यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, फिर शुरू हो गए थर्मल पावर प्लांट यूरोप में, तो उनको जरूरत होती है तो थर्मल प्लांट चले जाते हैं। हमें जरूरत हो, हमें ज्ञान देते हैं कि ये ना करो। तो इसमें थोड़ा सा डुप्लिसिटी है। इसमें थोड़ा, मेरे विचार से, वेस्टर्न वर्ल्ड को थोड़ा इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जो विकासशील देश है, हमारे देश हैं, हमें तो एनर्जी की भी बहुत जरूरत है। हम उसको कैसे प्रयास करें, कैसे करें, उसमें उनको सहयोग करना पड़ेगा। खाली ये कह देने से कि इंडिया अपने आप करे और इसको कम करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट्स कम कीजिए, कहने चर्चा की बात है, फिर व्यवहारिक है या नहीं, देखना पड़ेगा। जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मैं आया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाले पेज पे, तो उसमें एक और नई कहानी सामने आई, वो थी संदीप गुंड की, जो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं सचिव शिक्षा बना था, और मेरी आदत थी पहले भी कि मैं फील्ड में जाके देखता था काम। जैसे कोयल में था, इसमें भी मेरा मानना था कि फील्ड में ये असलियत दिखती है। तो मुझे जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में एक ऐसा स्कूल है जहाँ बिजली नहीं है। वो मेरे लिए थोड़ा अचंभा था कि अब मैं समझता था कि ज्यादातर स्कूल में। कौन सी ईयर की बात है ये? है 2016-17। तो मैंने कहा अच्छा, मैं स्कूल को देखता हूँ। वो था स्कूल करीब 100-125 किलोमीटर ठाणे डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में था, एक बैकवर्ड एरिया में। मैं गया वहां पर। तो जब मैं गया तो 2 कमरे का स्कूल था।
तो जो स्कूल के मास्टर थे वो आए मुझे रिसीव करने, उनको पता था मैं आ रहा हूँ। मैं गया अंदर, कमरे के अंदर, तो मैंने देखा हर बच्चे के पास टैबलेट था, एक स्मार्ट स्क्रीन था। तो मैंने उससे पूछा, टीचर संदीप गुंड से, मैंने कहा बिजली कहाँ चलाते हो यहाँ? मुझे पता बिजली नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ले गया स्कूल के 2 कमरों के पीछे, उसने मुझे फोल्डेबल सोलर पैनल दिखाया। बोले साहब इससे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, बैटरी से मैं इनके टैबलेट चार्ज करता हूँ। मैंने कहा गजब है यार, लेकिन तुम्हें टैबलेट के पैसे कहाँ से मिले? सरकार तो देती नहीं है। तो उसने कहा कि सर जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, तो जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा बहुत इंटरनेट आता था, तो मैं वहां से डाउनलोड कर लेता था एजुकेशनल वीडियो, बच्चों को दिखाता था, तो बच्चे चारों तरफ इकट्ठे होकर देखते थे। 2 महीने बाद करीब 20-25 पेरेंट्स बच्चों के आए मेरे पास और मुझसे कहने लगे मास्टर जी आपने क्या किया, पहले तो बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, अब भागते हैं। तो उसने कहा हो सकता है ये जो मैं वीडियो दिखाता हूँ इसकी वजह से सब आ जाते हैं। उनके लिए तो यूनिक चीज थी। जब उसने देखा ये पेरेंट्स थोड़े इंटरेस्टेड हैं, तो उसने उनसे कहा कि क्या आप लोग 500-500 रुपए दे देंगे, मैं 2 टैबलेट लाना चाहता हूँ। तो गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने किस तरह के इंतजाम करे दिए, ये 2 टैबलेट ले आया, उसने लैपटॉप के साथ अटैच की। तो ये जो पैशन था टीचर का, लोगों को उसकी जानकारी होने लगी। तो वहां पे एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO पहुंचा, वहां पे उन्होंने जब बात की उससे संदीप गुंड से, तो बड़े प्रेरित हुए, उन्होंने बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, उन्होंने फंड किया ये। फिर तभी मैं भी पहुंच गया कुछ दिनों बाद, तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने संदीप गुंड के साथ एक फोटो की जो ट्वीट कर दी। मैं ट्विटर में काफी समय एक्टिव था, अब नहीं, अब तो मैं बताऊंगा, उसका अलग किस्सा है। तो मैंने ट्वीट कर दी, तो सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया और स्कूल से लोग आके देखने लगे क्या किया कैसे किया। इस बीच मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, प्रकरण कुछ और था, लेकिन चाय पीते समय थोड़ा समय था, तो मैंने ये वाकया उनको बताया जो आपको बताया। वो भी प्रभावित दिखे। तो मैंने कहा आप मिलेंगे क्या संदीप गुंड? बोले हाँ। मैंने संदीप गुंड को दिल्ली बुलाया, वो मिले प्रेसिडेंट से, फोटो खींची, ट्वीट हुआ, सडनली संदीप गुंड नेशनल हीरो बन गए। फिर उसके बाद जो मॉडल था, पस्ते पाड़ा स्कूल का नाम है, उस मॉडल को लगभग 50,000 स्कूलों में महाराष्ट्र में रेप्लिकेट किया गया और ज्यादातर पैसा जो है वो क्राउड फंडिंग से आया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो ये एक ऐसा प्रकरण रहा जिससे मुझे विश्वास होने लगा। पहले भी मेरा मानना था, लेकिन अब विश्वास होने लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कई जगह पर, लोगों को जानकारी नहीं मिलती। और तभी उसी से प्रेरित होकर मैंने रिटायरमेंट के बाद नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन सेटअप किया। उसका उद्देश्य यही था कि जहां भी अच्छा कार्य हो रहा है उसको हम देखें, समझें, हाईलाइट करें, जिससे और लोग भी प्रेरित हो सकें अच्छा काम के लिए। क्योंकि सामान्य रूप से आदमी समझता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब वो देखेगा अच्छा काम हो रहा है तो उसको ये विश्वास जगेगा कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि हो रहा है। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, देखने, सीइंग इज बिलीविंग। तो वही इसका बेसिस बना नेक्सस ऑफ गुड का। इफ ऑल द रास्कल्स एंड द रफियंस ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, व्हाई शुड गुड पीपल कम टुगेदर एंड लेट गुडनेस ग्रो। तो अब तो खैर नेक्सस ऑफ गुड काफी उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। हमारे 15-16 चैप्टर्स हैं, एनुअल अवार्ड्स होता है, इसका 3rd एनुअल अवार्ड हुआ, जिसमें हम देश भर के अच्छे काम करने वालों को 25-30 लोगों को अवार्ड देते हैं। तो धीरे धीरे उसको रूट्स मिल रही हैं, लोगों को विश्वास होने लगा है कि अच्छा काम हो सकता है क्योंकि हो रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि अभी जब मैं पढ़ ही रहा था किताब, तो जब मैंने किताब बंद की तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि मनमोहन सिंह इज़ नो मोर, और मैंने फिर मुझे एकदम से आपका ही वो याद आया कि वो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए हैं, आप रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, और आप उनको विजिट पे ले जा रहे हैं शायद। तो पूरा दिन भर मैंने उनके साथ व्यतीत किया। उस समय वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ। मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, लेकिन वेरी परसेप्टिव, वेरी हम्बल, और बात को बड़े प्रिसाइजली कहते थे, बोलते कम थे, प्रिसाइजली कहते थे। मतलब जिस स्तर पे उसी समय पहुंच गए थे, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा प्रभावित हुआ मैं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो मेरी कोई विशेष भेंट हुई नहीं उनसे, लेकिन उनकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया। तो एक मैं समझता हूं, देश लोग आते हैं जाते हैं, जिसको जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है, लेकिन कई लोग फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं अच्छे। मैं समझता हूं उन्होंने बड़े अच्छे फुटप्रिंट्स छोड़े इस देश के लिए। बस इसी नोट के साथ सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।